जी, आज 75वें गणतंत्र दिवस पर स्टडी पॉइंट के परिवार की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस मुबारक हो। ठीक लगभग 75 वर्ष पहले हमारा देश गुलामी की संवैधानिक बेड़ियों में बंधा था। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिल चुकी थी, लेकिन जब तक देश का अपना संविधान नहीं हो, देश अपना गणतंत्र नहीं हो, इसके शासनाध्यक्ष को जब तक आम जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से निर्वाचित करने का विधान नहीं हो, तब तक संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं मिली होती है। और भारत के महानुभावों ने, जिसमें 389 सदस्य थे और 299 सदस्यों ने प्रयत्न किया, 284 सदस्यों ने संविधान के निर्माण हो जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर किया और फिर 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण के बाद 26 जनवरी 1930 के प्रथम आजादी दिवस को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया और संविधान को पूरी तरह लागू किया। आज स्टडी पॉइंट के विलंब से आए हुए ही हमारे अति प्रिय देश के रक्षक और भविष्य के इस देश को संभालने वाले भाई एवं बंधु, बेटा एवं बेटियां यहां उपस्थित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि झंडा तोलन के पश्चात मिष्ठान वितरण होते हैं। झंडा तोलन फेसबुक पर डालने से थोड़ा सा दिक्कतें आती है, क्योंकि सभी लोग राष्ट्रगान गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। तो अभी हमारे सभी छात्र जो है यहाँ जो राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है उसको ग्रहण करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि फेसबुक के माध्यम से आप सब इस जिलेबी को खाइए, या समय है तो यहाँ आ जाइए। आनंद जी, धर्मेंद्र जी, और जिलेबी बांटिए बाबू, काहे के लिए फोटो खा ली, मुंह में भी जाना चाहिए। तो चलिए देखिए, ये दिव्या जी, हमारी क्या नाम है तुम्हारा, सुहाना प्रवीण जी, ये सब लोग जो है राष्ट्रीय मिठाई जलेबी ग्रहण कर रहा है और मुंह मीठा होना चाहिए। और हम सबों को उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपना समस्त न्यौछावर कर दिया। अंग्रेज बहुत सताए थे हमारे उन आजादी के नायकों को, तरह तरह के यातना दिए थे, कष्ट दिए थे, उन्हें फांसी के फंदे पर झुला दिए, उनके परिवार को आग के हवाले कर दिए, काले पानी की सजा दिए। इन सब के बावजूद भी हमारे देश के महान वीरों को अंग्रेज नहीं समझ पाए। भले ही कुछ समय जरूर लगा, लेकिन हमारा देश आजाद भी हुआ और गणतंत्र भी हुआ। आज ही के दिन आजादी के उन मसीहों के कलम की लेखनी जो एक वैधानिक रूप में परिणत हुई, भारतीय संविधान लागू किया गया। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे व्यवस्थित संविधान है और केंद्र और राज्य के लिए एक ही है। बृहद होने के साथ साथ यह कठोर और लचीलेपन का संगम है और इस तरीके से नवयुवकों को यह सीख देता है कि चाहे कितना हो बड़ा संकट हो, कितना हो कठिन परिश्रम करना पड़े, कितना हो दुख दर्द से गुजरना पड़े, कितना हो बलिदान देना पड़े, लेकिन अगर भारतीय नवयुवक ठान लेते हैं, भारतीय लोग ठान लेते हैं, तो उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हम उन्हें याद करते हैं और नवयुवकों में एक प्रेरणा भरते हैं कि आने वाले समय में संपूर्ण विश्व में भारत के गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस का सम्मान हो और नवयुवक इन चीजों को सीख सके कि किस तरीके से हमारे देश की आजादी के लिए
वीर बांकुरों के साथ साथ विशेषज्ञों ने भी अपने सुख का, अपने सुविधा का बलिदान दिया। न केवल अपने सुख सुविधा का बलिदान दिया बल्कि अपने शरीर का भी बलिदान दिया। वे लगातार इस देश की आजादी में लगे रहे। आज जो बेईमानी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको भी समाप्त करने के लिए वीर बांकुरों की आवश्यकता है। अब विदेशी दबाव तो हम पर नहीं है, हम अब गुलाम नहीं हैं, लेकिन अब हम गुलाम हैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के जो किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर लूट खसोट मचाए हुए हैं। ठीक इसी ढंग से जो वास्तविक संवैधानिक कार्य है उससे परहेज करते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारियों में कुछ ऐसे लापरवाह है जो बेवजह अपने घर पर बैठकर और डिजिटल जो अटेंडेंस है बना रहे हैं। सरकार के जो पैसे हैं वो जनता के पैसे हैं। वो सरकार के पैसे को कहते हैं लूटते हैं, लेकिन वो जनता को लूट रहे होते हैं। विदेशी जब जनता के लुटेरे थे, उन विदेशियों से लड़ने की ठानी थी हमारे देश के नायकों ने। आज उन्हें हम याद करते हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ठीक इसी ढंग से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मजहरुल हक, भगत सिंह जैसे महान महान नायक इस देश के आजादी के लिए और फिर संविधान के विशेषज्ञों ने, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सरोजिनी नायडू जैसे लोगों ने अहम भूमिका निभाई। BN राव जैसे लोगों ने अपने घर का परित्याग करके लगातार संविधान निर्माण के लिए सलाह देते रहे। विश्व के लगभग 62 देशों के संविधान के अध्ययन के बाद हमारे देश के संविधान देश के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, देश की संस्कृतियों के अनुसार बना और आज इस देश को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ठीक है कि अंग्रेज चले गए, ये ठीक है अंग्रेजी विधि समाप्त करके भारतीय विधि लागू की गई, लेकिन आज भारतीय विधि में भी सेंध मारने वालों की कमी नहीं है। आज लूट खसोट का वातावरण है। आप जहां देखो न्यायपालिका तक में भी भ्रष्टाचार प्रवेश कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दो ऐसे न्यायालय हैं जो अभी भी ईमानदारी से न्याय के कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप देखना कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कोर्ट है, जो 2 से 4 दिनों के अंतर्गत जस्टिस दिया जा सकता है, उसे 10 साल, 20 साल, 25 साल लटकाकर अन्याय किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता आज न्यायपालिका तक जाना, कोई थाने तक पहुंचना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है कि आज हम न्यायपालिका के चक्कर में पड़े। लोग कहते हैं कि डॉक्टर और न्यायपालिका इन दोनों से बच जाओगे तो बचे रहोगे। यानी डॉक्टर भी बिना रोग के जांच करा के चिट जहां कर रहा है, बिना ऑपरेशन के केस वाले में भी ऑपरेशन करके पैसे कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। अपने उस ज्ञान और योग्यता का मिसयूज करके गरीबों की सेवा नहीं बल्कि गरीबों को लूटने का प्रयास कर रहा है। आज उन्हें रोकने की आवश्यकता है। ठीक इसी ढंग से न्यायपालिका में भी लोग यहां तक कह रहा है, हम वकीलों से माफी चाहेंगे कि एक वकील वो कैसे थे, एक वकील वो कैसे थे कि देश के आजादी के लिए हर संवैधानिक तरीके को अपनाकर और देश को आजाद भी कराए और यहां तक कि देश का संविधान भी बनाए, जिसमें एक से एक निचले पौधान के लोगों का ध्यान उन्होंने रखा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हो। अम्बेडकर साहब ने अपूर्व योगदान देकर इस संविधान को निर्मित किया था, आपको पता है। लेकिन अफसोस कि अम्बेडकर साहब के सपनों को इस देश के लोगों ने चकनाचूर कर दिया है, इस देश के लोगों ने तोड़ दिया है। आज लोग ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर के पास तुम जाकर फंसते हो तो शायद बच जाओगे, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करते हो तो शायद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार वकीलों के चक्कर में पड़ गए तो तुम केस पर केस, केस पर केस इतने फंस जाओगे कि तुम उजड़ जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं उन वकीलों से निवेदन करता हूं
जो भी हमारे देख रहे हैं वकील साहब या भविष्य में देखेंगे, उनसे निवेदन करता हूं कि आप वकीलों को जो ठगने की नीति अपनाए हैं, तारीख पर तारीख बेवजह देकर कहते हैं जुडिशियरी में विलंब होता है, आप कागज जो नहीं सौंपते हैं, तरह तरह के बिना तारीख के भी तारीख पर आप उगाहने का काम करते हैं। आप शपथ लेते हैं कि आप लोगों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन जो आपके चक्कर में पड़ जाता है उसको अन्याय के जाल में बांध देते हैं। मैं भी एक वकील हूं और वकील होकर भी वकील का व्यवसाय नहीं करता हूं। मेरी पत्नी भी वकील है, लेकिन इसके बावजूद भी वकील के व्यवसाय को हम लोग नहीं करते हैं। इसके पीछे मूल कारण है कि हम लोग वकालत खाना में बैठकर देखे हैं, इतने गरीबों का शोषण होता है, इतने जो है सामान्य लोगों को भी अपराधी बना देने की वहां फैक्ट्री खोली गई है। क्या गणतंत्र दिवस पर मैं निवेदन करूंगा कि वो मुझे माफ करेंगे, अपने जिम्मेवारी को समझेंगे और जिम्मेवारी को समझकर इस गणतंत्र दिवस पर जो हमारे महानुभावों ने बनाया था इस संविधान को, जिन्होंने बैठ बैठकर रची रच कर लिखा था, उन्हें कोई वेतन नहीं मिल रहा था। हमारे संविधान के विशेषज्ञों को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपने वकालत के व्यवसाय को छोड़ दिया था। वे लगातार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बैठकर तब संविधान को लिखे थे। उन विशेषज्ञों की सोच को, उन विशेषज्ञों के विचार को आप कुंठित कर रहे हैं। किसी के साथ आज न्याय नहीं हो रहा है। न्याय के लिए उच्च न्यायालय जाने की सबके पास क्षमता नहीं है, न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने की सबके पास क्षमता नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा उन न्यायाधीशों से भी कि इतने अच्छे पदों पर, सम्मानित पदों पर आप बैठे हो, आप कम से कम इन चीजों का ध्यान रखो कि केस को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करो। उन अधिवक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि जो वकील आपको पैसा दे रहा है, उस वकील को ज्यादा जल्दी से जल्दी डिसीजन देकर आपको यदि आय नहीं हो रही है तो दूसरा बिजनेस करो, तीसरा बिजनेस करो, कहीं वकालत की पढ़ाई दूसरे को करा के कमाओ, लेकिन वकीलों को ठगो। केस के नाम पर उन्हें बर्बाद मत करो। कोई भी आज जनता नहीं चाहती कि हम केस के उलझनों में बचे और संविधान के जो अच्छे विचार थे उसके जंजाल में घसीटे जा रही है पब्लिक। गणतंत्र हम हो गए हैं, लेकिन आज हमारे देश में विदेशी शोषक नहीं है, आज हमारे देश के ही शोषक लोग बैठे हुए हैं। हर जगह चाहे रोड का कंट्रैक्टर हो वो अलग ठग रहा है, नेता का चमचा है वह अलग ठग रहा है। लोग जो है अब राजनीति को भी, पहले के राजनेता कैसे थे कि इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, जूठी रोटियां खाते थे, बैंक के चोखा खाया करते थे, सड़ी हुई खिचड़ी खाया करते थे, काली पानी की सजा थी। हमारे महिलाओं के जो है अंग वस्त्र छीन लिए जाते थे, उन्हें तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। इसके बावजूद भी हमारे देश की महिलाओं ने भी इस देश के गणतंत्र के लिए, इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। हमें शर्म आना चाहिए ऐसे बड़े बड़े लोगों से जो अपने आप को धनी समझते हैं, अपने आप को लूट का अवसरवादी समझते हैं, अपने आप को ऊंचे पद पर ऊंचे ज्ञानी समझकर इस जनता का दोहन करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि क्या हम अंग्रेजों के नाजायज औलाद नहीं है? अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज भी इतने शोषक नहीं थे जितने आज देश के लोग ही इस देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। सड़कों में गलत ढंग से गिट्टी लगा रहे हैं, गलत सीमेंट लगा रहे हैं, नेताओं को जीत का आश्वासन देकर गलत गलत कागज पर साइन करवा रहे हैं। ठेकेदार से देख लीजिए, ठीक इस ढंग से नेता भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। आज उन नेताओं के धूलकण भी नहीं है जिसको इतना इज्जत दिया जा रहा है। माइनस में नेता सभी चले गए हैं। दारू बेचने वाले को संरक्षण दे रहे हैं, गांजा के तस्कर को संरक्षण हमारे नेता दे रहे हैं, अफीम के तस्कर को संरक्षण दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर हमारे देश में जो दूसरे देश की रोहिंग्या मुसलमान आकर इस देश की आबादी को डिसऑर्डर कर रही है उसको भी बसा रहे हैं। उनको शिविरों में वाईफाई सुविधा दे रहे हैं हमारे देश के नेता, हमारे राज्य के नेता, क्योंकि उनकी आबादी अगर बढ़ती है तो उनको वोट करेंगे और उनकी सरकार बनेगी, वो भी लूटेंगे और फिर उसे भी लूटने देंगे। इस तरीके की नीति अंग्रेजों ने कभी नहीं अपनाई थी, विदेशियों ने कभी भारत में नहीं अपनाई थी। बस इतना जरूर करते थे कि हमें थोड़ा निम्न कुल के कहते थे, हमें थोड़ा सा सामाजिक रूप से अपमानित करते थे और इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अंश वेतन के रूप में अथवा उपहार के रूप में अपने देश लेकर चले जा रहे थे। अगर गांधी जी जीवित होते तो उनको मारा क्या गया, खुद आत्महत्या कर लेते। जितना देश में आज भ्रष्टाचार है,
शर्म नहीं आती उन बड़े बड़े लोगों को कि जो इस देश की मिट्टी में हवा लेते हैं, इस देश की मिट्टी के अनाज से उपजे हुए अनाज को खाते हैं, इस देश में बहने वाली नदी के पानी को पीते हैं, इस देश के लोगों के सहयोग और स्नेह को प्राप्त करते हैं, वहीं एक प्रकार 24 घंटा बुद्धि लगा रहे हैं कि इस जनता का शोषण किया जाए, कैसे किसी को फंसा दिया जाए। कुछ व्यवसाय में भी ऐसे व्यवसायी है जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय के अपने बुद्धिमत्ता से आम जनता का शोषण कर रहे हैं। मैं बहुत सारे व्यवसायियों को जानता हूं जो मिलावट कर रहे हैं, चाहे वो सोना में मिलावट हो या चांदी में मिलावट हो या खाद्य पदार्थ में मिलावट हो। आटा के चक्की में आप जाकर देखिए, चावल मिलाया जा रहा है, यूरिया में मिलावट हो, डीएपी में मिलावट हो, दूध में मिलावट हो, यहां तक कि दवाई में भी डुप्लीकेट दवा बाजार में आ गया है। इसको क्या कहा जाए कि रोग ठीक करने की जगह पर भी अगर मिलावट मिलाकर, और कोई रोकने वाला अपने देश में नहीं, रोकने वाला भी भ्रष्ट है, निगरानी भी जो बनी हुई है निगरानी भी भ्रष्ट है। क्या कहा जाए, कैसे इस देश को हम गणतंत्र कह सकते हैं, कैसे इस देश को स्वतंत्र कह सकते हैं। विदेशियों से हमने स्वतंत्रता तो ले ली, विदेशियों से हमने गणतंत्रता तो ले ली, लेकिन देश के शोषकों से कैसे बचे। फिर भाई बाकुरों को मैं आह्वान करता हूं हाथ जोड़कर कि अपने भुजाओं के ताकत को समझे, बाहर आए, लड़े, संगठन बनाए, और जो ऐसी मिलावट करता है उसके चक्की कल पर हवा बोले कि चावल तुम क्यों मिला रहे हो। जो तेल में मिलावट करता है उससे लड़े, जो तेल पंप पर कम तेल नाप रहा है उसके तेल पंप पर घेराव करे, आंदोलन करे क्यों तेल कम दे रहा है। जो स्वर्णकार सोने में मिलावट करके ठग रहा है वहां आंदोलन करे। सड़क अगर बना रहा है कोई और सड़क में मिलावट कर रहा है, अच्छी सड़क नहीं है, वहां धरना पब्लिक दे। नौजवानों की आज आवश्यकता है। आज हमारे देश में गांधी कहां चले गए, पटेल कहां चले गए, नेहरू कहां चले गए, और अंग्रेजों की सत्ता निश्चित ही जो है गांधी को जन्म दी, नेहरू को जन्म दी, पटेल को जन्म दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जन्म दी, मौलाना फजल हक को जन्म दी, भगत सिंह को जन्म दी, सुखदेव को जन्म दी, राजगुरु को जन्म दी, यहां तक कि सरोजिनी नायडू को भी जन्म दी, जो एकदम कंधे से कंधे मिलाकर भ्रष्टाचारियों से देश को आजादी भी दिलाए और गणतंत्र भारत का निर्माण किया। लेकिन अफसोस है कि आज ये शोषक कैसे हैं। मच्छर तो खून 1-2 बूंद पीता है और वो भी त्वचा का खून पीता है। ये तो हमारे मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि को पी जा रहे हैं, ये तो हमारे हृदय के ब्लड को पी जा रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं मिलता कि इनके खिलाफ खड़ा हो। प्रशासन को मिसयूज कर रहे हैं। हम कहेंगे प्रशासनिक लोगों से भी कि जो पुलिस नेताओं के बाद में आकर लाठीचार्ज करती है, जो हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं इन नेताओं के चमचागिरी कर रहे हैं, जो डॉक्टरों की सुरक्षा और संरक्षा दे रहे हैं, जो व्यवसायियों को सुरक्षा और संरक्षा दे रहे हैं, उनको यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस देश में आज अंग्रेजों से ज्यादा दरिंदे हो गए हैं। जो पहले अंग्रेज एक देश ब्रिटेन से आए थे, आज तो गली गली में दरिंदे हैं, हर जाति में हो गए हैं, हर धर्म में हो गए हैं, हर व्यवसाय में हो गए हैं, और हमारा देश लुटता जा रहा है, लुटता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहा है। आश्चर्य होता है कि कंबल जो है बांटने वाले जब कंबल बांटते हैं तो लेने वाला भी इस देश में है, यानी इतनी गरीबी है। अंग्रेजों के समय कंबल बांटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अंग्रेजों के सामने भोजन बांटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि कोई भूखा नहीं सोता था, कोई ठंड से नहीं मरता था। लेकिन आज लोग भूखे भी सो रहे हैं और ठंड से भी मर रहे हैं। इतनी गरीबी आ गई है कुछ हमारे परिवार के लोगों में। अतः हे नौजवानों, गणतंत्र पर केवल तिरंगा फहराने से नहीं होगा, गणतंत्र पर केवल राष्ट्रगान गाने से नहीं होगा, गणतंत्र पर वंदे मातरम बोलकर और भारत माता की जय लगाने से कुछ नहीं होगा। पुनः एक बार गांधी बनो, पुनः एक बार पटेल बनो, पुनः एक बार नेहरू बनो, पुनः एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनो और संयुक्त होकर लड़ो। बाबा साहब कभी नेहरू का विरोध नहीं किए थे। तुमको लड़ा कर आज बैकवर्ड को फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड को बैकवर्ड से, दलित को महादलित से, महादलित को दलित से, ओबीसी को ईबीसी से, ईबीसी को ओबीसी से, पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से तोड़ा जा रहा है। आपने नहीं देखा नेहरू एक ब्राह्मण थे, क्या गांधी व्यवसायी से कभी जाति प्रथा किए? राजेंद्र प्रसाद कायस्थ से कभी जाति प्रथा किए? बाबा साहब अम्बेडकर दलित थे, क्या कभी वो नेहरू से दूरी बनाए? कभी उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कोई दुश्मनी की?
सच्चिदानंद सिन्हा कैसे कभी दुश्मनी की, भगत सिंह कभी शिड्यूल कास्ट थे, आपस में कभी दुश्मनी किए नहीं किए। इसलिए हे हमारे देश की जनता, इन नेताओं के लड़ाने पर मत जाओ। ये नेता अंग्रेजों के नजायज से नजायज औलाद है, जो जाति में बांटकर, धर्म में बांटकर, क्षेत्र में बांटकर, भाषा में बांटकर, ऊंच नीच में बांटकर इस देश को एक अस्थायी गुलाम बनाना चाहते हैं। अंग्रेज तो अस्थायी गुलाम बनाए थे, जिसे कुछ ही दिन में हमने आजादी ले लिया और देश को गणतंत्र बना दिया था। लेकिन जिस तरीके से अभी देश को धकेला जा रहा है, हमें डर है कि हे नौजवानों, अगर आप नहीं हथियार उठाओगे तो ये लड़ाकर गांव-गांव में लड़ाएंगे, क्षेत्र में लड़ाएंगे, बाप बेटा से लड़ाएंगे, भाई भाई से लड़ाएंगे और फिर अपने मस्ती करते रहेंगे। इससे बचो और उठो एक बार। जैसे हम आज पटेल को याद करते हैं, जैसे गांधी को याद करते हैं, जैसे अंबेडकर साहब को याद करते हैं, तुम्हें भी आने वाली जमाना याद करेगी। लाश लेकर कोई नहीं जाता स्वर्ग में, ना तुम्हारा कुछ जाएगा। अगर तू देश के लिए शहीद हो जाएगा, इस देश के लिए मर जाएगा, इस देश के लिए सुख का परित्याग कर देगा, तो ध्यान रखना तुम्हारा शरीर त्याग होगा, तू अमर हो जाएगा। और अमरता के लिए तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा, अमरता के लिए तुम्हें कृष्ण बनना पड़ेगा, अमरता के लिए तुम्हें पटेल, नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनना पड़ेगा, मौलाना आजाद बनना पड़ेगा, तब तुम अमरता को प्राप्त करोगे। अन्यथा नश्वर शरीर खाते रहो नेताओं के भी फेंके हुए जूठे अनाज को, और तब तुम देखो तुम्हारा शरीर भी नष्ट होगा, तुम्हारा नाम भी नष्ट होगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी नष्ट हो जाएगी और अफ्रीका की तरह एक बर्बाद देश हो जाएगा। इसे आबाद करो, जाति प्रथा में मत उलझो और एकता होकर सभी जाति के लोग एकताबद्ध होकर इसे लड़ाने पर, जो जात पात लड़ाता है उसको मारो क्षेत्र में, जाति प्रथा से शब्द जो बोलता है उसको पीटो क्षेत्र में, जो भी ऊंच नीच का लड़ाई लड़ाता है उसको पटक के मारो। और इस तरीके से उन बड़े नेताओं से सीखो कि उन्होंने आपस में कभी नहीं लड़ा, जो देश के गुलामी का कारण था, जो देश के बदहाली का कारण था, उन कारणों से लड़ा। ये नेता कारणों से नहीं लड़ते हैं, ये जात से लड़ते हैं, ये समस्याओं से नहीं लड़ते, ये बीमारियों से नहीं लड़ते, ये खराब सड़कों से नहीं लड़ते, ये सस्ती बिजली व्यवस्था से नहीं लड़ते, ये बेरोजगारी से नहीं लड़ते, ये जो है आपके कृषि के कम उपज से नहीं लड़ते, ये कम सिंचाई व्यवस्था से नहीं लड़ते, ये फसलों के रोग के निवारण से नहीं लड़ते, ये अस्पताल के डेवलपमेंट से नहीं लड़ते, बस ये जाति से लड़ते हैं, कुछ नीच लड़ाते हैं, छुआछूत लड़ाते हैं। इस समस्या का समाधान अंबेडकर ने कब कर दिया था, और अब समस्या वो है ही नहीं, लेकिन खोद कर निकाल कर लड़ाकर हमें पुनः तोड़ना चाहते हैं और तोड़ दिए हैं। उठो नौजवानों, जगो और एक बार महागणतंत्र के दिवस को तय करो। उस दिन हम भी जो है बड़ी गर्व से, चाहे धरती पर रहे या आसमान में रहे, तुम्हें सैल्यूट करेंगे। अपने पूर्वजों को जैसे हम आज सैल्यूट कर रहे हैं, तुम्हें भी सैल्यूट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।